अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह का आदिल वो है जिसको किसी की बेटी में भी अपनी बेटी नजर आए। मगर अफसोस, यहाँ पर किसी की बेटी में अपनी बेटी देखना तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर औरत को सिर्फ इंसान समझ लिया जाए यही काफ़ी है। हमारे इस मुआशरे में आज भी हव्वा की बेटी महफूज नहीं। जिस घर में बेटी पैदा होती है, बाप हर वक्त निगाह रखता है कि कहीं मेरी बेटी को कोई दरिंदा झपट ना ले, उसकी इज्जत को बेआबरू ना कर दे। इस डर के साथ जीते जीते हर 10 में से 2 घर ऐसे होते हैं जिसमें वो बेटी रोंद दी जाती है। कहीं गैरत के नाम पर कत्ल हो जाती है तो कहीं उसे कोई दरिंदा नोच लेता है। आज जो वाक़या मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पर एक और नन्ही ज़ैनब फिर लुट गई। एक हव्वा की बेटी लुट गई। ना सिर्फ लुटी बल्कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर उसे गलत काम की गर्ज से लाने के बाद उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर दरख्त के साथ उसकी डेड बॉडी को लटका दिया गया। माँ बाप को जब वो लाश मिली तो वो लटकी झूले झूलती उनकी 9 साला बच्ची की लाश उनके दिल पर खंजर बनकर लगी। वो शख्स कौन था जिसने इस हद तक हैवानियत ढाई? वो कोई मरीज था या दरिंदा था? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम अली। गुलाम अली। उम्र कितनी है? 15-16 साल। क्या करते हो? सब्जी का काम। सब्जी का क्या लोड करते हो? सब्जी नहीं, सब्जी बेचता हूँ बाजार 4-5 साल से। यानी कि तुम 11 साल के थे तो तुम मंडी में काम करने लग गए? जी। अच्छा, जिस लड़की को तुमने मारा उससे दुश्मनी थी कोई? नहीं जी, दुश्मनी नहीं से। क्या सब्जी लेने आई थी और कीमत पूरी नहीं दी थी उसने? नहीं जी। तो मेरे जरा बटा मेरे तो बटा भैया मेरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ वाले बाबा ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਤੇ बस वो ससुराल में क्या लगती है तुम्हारे भाई के ससुराल से? वो तुम्हारी क्या लगती है या तुम्हारे भाई की क्या लगती है? मेरे भाई दे साल ही लगती। भाई की शादी को कितनी देर हो गई है? ये शादी होने से मंगनी हुई थी। अभी भाई की मंगनी हुई थी जी। अभी तुम्हारे भाई की तुमसे जो बड़ा है उसकी एक जगह मंगनी होती है और वहाँ पर उसकी छोटी बहन जो तकरीबन कितने साल की थी? 8-9 साल की। 8-9 साल की। उसको तुम कत्ल कर देते हो, क्यों? बस ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। क्यों तुमने उसको क्यों ही घर से लेके चीज लेने के बहाने इधर उधर खिसकाया? बस वो साल नहीं समझ आई है कि मैंने क्या नहीं समझ आई? मेरे को इतनी बड़ी गलती हो रही है। और भाई तुम किसी की बच्ची को ले जाके कत्ल कर रहे हो बगैर दुश्मनी के, बगैर किसी बात के। कोई बात तो होगी ना? जी बस ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ मुंह पर करके बात करो। ਘਰ ਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਜ਼ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਨਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ज़हन चला गया से। यानी गलतकारी की तरफ तुम्हारा ध्यान था। तुमने उनकी बच्ची घर के बाहर खेलती देखी, तुम्हारे दिमाग में शैतान ने गलबा कर लिया जी और तुम उनकी बच्ची को लेकर चल पड़े। जी। मैंने सुना तुम उस बच्ची से शादी करना चाहते थे। 8-9 साल की बच्ची से कौन शादी करता था? क्या ये सच है? जी। क्या मेरे घर दे नहीं मेरे रिश्ते वास्ते क्या है? 8 साल की बच्ची से कौन रिश्ता करता है भाई? घर वालों पे डाल रहे हो अपने दिमाग का फतूर। नहीं, मेरे घर दे नहीं गल कीती सी। आइए मेरे दी मंगनी हुई सी, मेरी नहीं आई। तुम्हारे भाई की हुई ना? तुम्हारा अपना ज़हन क्या था? मेरा अपना ज़हन गलत काम के पासे चला गया। सिर्फ गलत काम था? जी। शादी नहीं करना चाहते थे कल को बड़ी होने के बाद उससे? जी करना चाहना था। शादी करना चाहते तो बताओ ना मुझे। बस मैं क्या पूछ रही हूँ? जी शादी करने वाला था। बस उन्होंने मेरा रिश्ता किया है। उन्होंने किधर किया हुआ था? उधर ही उन्होंने उसी बच्ची के साथ? जी। यानी कि उस बच्ची के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई तुम्हारे घर वालों ने कि जब वो बड़ी हो जाएगी तुम्हारी उससे शादी कर देंगे। हाँ जी। तुम्हारे जहन में फतूर जाग गया कि वो बड़ी पता नहीं कब होगी, मैं 8 साल की बच्ची के साथ ही गलत काम कर लूं।
हैं? ये तुम्हारे ज़हन में क्यों आया? गलत दोस्तों के साथ बैठते हो या कोई इंटरनेट पे चीज़ें गलत देखते नहीं हो? कभी भी नहीं। 5-7 साल से मैं बाजार काम करना मैं कोई गलत काम नहीं किसी ने, मैं अज तक मैं कभी किसी ने पैरा बोलिया। इन्ने चेर तो बाजार काम करना पाया। तो फिर ये ख्याल कैसे आ गया? नशा करते हो? नहीं नशा नहीं करता। तो क्या मोबाइल फ़ोन रखा है एंड्रॉइड? नहीं जी, मोबाइल कौन सा तुम्हारे पास? मोबाइल में दूसरा सी टच है। मैनू कोई समझ नहीं आई, मैं गलत काम करना पाया वा। कल मेरे नाल भी कोई पैरा काम होएगा, मौत मेरे नाल ही होएगी, मेरे नाल भी कोई पैरा काम हो सकता। फिर बस मैंने उस दिन समझ नहीं आई मैं गलत कुड़ी नाल की करना, मैं गलत काम करांगा। तो मुझे वहाँ घर से बाहर खेलती को ये कह के लेके गए क्या हो तुम्हें चीज़ ले दूँ? हाँ जी। फिर उसने कहा नहीं कि मैं घर बता लूँ? जी नहीं, उन्हें क्या सी मैं चलो मैं तो ना आए, मैं उन्हें क्या मैं कार तुम छड़ जाऊंगा वापसी। हाँ के छड़ जाऊंगा। कहाँ लेके गए उसे? मल्ला हकीम गढ़ी। उधर से उन्होंने रोटी भी खुआई सी, शाह शू भी खुआई सी, रोटी भी खुआई सी उन्होंने। तो इस दौरान उसके घर वालों ने ढूंढा नहीं? ढूंढा से उसको ढूंढा था तो वो अपने घर वालों को बिना बताए तुम्हारे साथ चल पड़ी? जी। अच्छा फिर? उस तो बाद मैं उधर पैरा काम करने वास्ते टुरिया वहाँ ते कहाँ लेके गए उसे फिर? मल्ला हकीम गढ़ी लगे आ सा। वहाँ पे क्या मतलब चौक में रख उसको बिठा दिया जाके? नहीं उधर बाग ज्यादा है गए सी। बाग में रोटी कहाँ से आ गई? रोटी मैं जाके लियांदी इथों बाजारों लगे आ सा। अच्छा बाहर से। अच्छा तुम दोनों ने बैठ के खाई? नहीं उन्होंने मैं खुआई से मैं नहीं से खाती। क्यों, ये कोई खास मंतक थी उसको रोटी खिलाना? नहीं मैं आप खाती इसी सवेरे नाश्ता किया सी, उस तो बाद उन्हें मैं खुआई सी रोटी। कोई चीज डाल के खिलाई उसमें? नहीं जी कोई शायद नहीं। तो फिर समझ नहीं आई ये रोटी छोटी खिलाना मुझे? नान पकौड़े बस उन्हें खुआए से। यानी कि तुमने उसको बातों में बहलाने फसलाने के लिए उसे खाना खिलाया? जी। तुमसे तो मैं सारी बात सुनती हूँ, असल हकीकत क्या है, इस तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? ये शख्स किसी गलत नीयत के तहत गया था या कोई पुरानी किड़ दुश्मनी निकालने गया था या इसके पीछे एमा किसी और की थी? ये चाहता क्या था उस दिन? इसने उस लड़की को कत्ल करना ही मुनासिब क्यों समझा? क्योंकि अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित नहीं हुआ। सच क्या है? आइए पहले मुद्दई फैमिली की जानिब चलते हैं, फिर वापस इस मुलजिम की तरफ आएंगे, उसके मुंह से आपको हकीकत सुनवाएंगे। जो ये कह रहा है वो सच है या किसी को छुपा रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ा सदमा है, नहायत अफसोस की बात जो आपकी बच्ची के साथ हुआ। बहसीयत एक बेटी, इस पाकिस्तान की बेटी, मैं अपने इदारे की जानिब से, मेरे पूरे वतन की जानिब से ज़ाहिर हमदर्दी है मेरी भी आपके साथ। आपकी बेटी उस दिन घर से निकली फिर वापस नहीं आई, हुआ क्या था? घर से चीज़ लेने गई थी। अच्छा फिर? तो वापस नहीं आई, जब मिली तो मुर्दा हालत में मिली। हमें इंसाफ चाहिए, हम अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पते हैं। उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ था, कपड़े नहीं थे उसके। सबसे पहले देखा किसने था उसको? पुलिस ने देखा था, हमने सोचा भी नहीं था कि कैसा भी हो सकता है। आप वालिद हैं जी? साइकिल पे सौदा लगाता हूँ तो बच्चे घर से कहीं अपनी बहन से बताया को मैं चीज़ लेने जा रही हूँ, और उसके बाद हमें तो पता नहीं, हम तो अपने काम में शहर में मसरूफ थे। शाम को जब घर आए तो पता चला हमारी बेटी घर में नहीं। हमने बहुत ढूंढा, सारी रात हम ढूंढते रहे और वो दरिंदा भी हमारे साथ ही ढूंढता था। मुझे कुछ ना पता चला, लेकिन मुझे मैं अपने ज़िला शेखुपुरा की पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत मशहूर, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। मेरी बेटी को जब ढूंढा तो एक दरख्त के साथ लड़की हुई थी, एक दरख्त के जोड़ में फंसाया गया। मुझे कुछ नहीं पता कि ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया इस दरिंदे। और सुबह भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी गया, हमारे साथ ही घूमता रहता रहा। ये आपके साथ घूमता रहा तो इसने कोई आप लोगों को बताया कि मैंने कुछ देखा? मैंने सुना गवाह भी बना। मुझे ये कहता रहा कि मैंने देखा 3 आदमी तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहे थे किसी मोटरसाइकिल पे। मुझे क्या पता था ये दरिंदा है, हमारी गोग में सांप बना हुआ। इसका रिश्ता क्या था आप लोगों का? रिश्ता तो बेटा इनके, हाँ हमने अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी थी, मंगनी की हुई थी, अब शादी भी करने वाले थे 1 माह के अंदर।
क्या इसको भी आपने छोटी बच्ची का रिश्ता देने की बात की थी? जी, इसके माँ बाप ने हमसे पूछा था तो हमने सोचा था अगर जो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो छोटी बेटी का भी चलो दे देंगे। अल्लाह आपको सब्र दे और आपको इंसाफ इस दुनिया में बस जरूरी हम है। तो यही चाहते हैं। हमारे पास, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है इस केस पे लगाने के लिए। हम इसीलिए तो आप तक चल के आए हैं। अगर हमारे पास पैसे होते हम भी किसी पैसे देते, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई भी मेरी गरीब की बात सुनता है तो मेरी बेटी के लिए और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए इस दरिंदे को ऐसी सजा दें ताकि आइंदा कोई दरिंदा इस दुनिया में पैदा ना हो। इंशाल्लाह इसको सज़ा मिलेगी। आप हिम्मत रखें, वो अल्लाह की अदालत है ना, उसमें पैसा नहीं चलता। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुंह से आह निकले तो वो सुने, दिल की आह भी सुन लेता है। सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। नन्ही मासूम कली को सिर्फ मसला नहीं गया, उसे रोंदा नहीं गया। इस घर से जो रिश्ता उन लोगों का जुड़ने जा रहा था, उसकी आड़ में जो घिनौनी हरकत उन्होंने की और बुनियाद क्या बनाई, दिल दहला देने वाले हक़ाइक़, आइए ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। मुल्ज़िम कहता है कि मैं शरीफ आदमी था, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। एक मासूम बच्ची को अगवा करना, फिर उसके साथ ये सब करना, आप लोग तो इलाके के लोग हैं, जानते होंगे सब कुछ। बहुत जुल्म हुआ है इसके साथ। यकीनन। तो बस हम यही गुजारिश करेंगे आपके थ्रू के जो है ना इसे प्रॉपर इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। कोई किसी का बच्चा लेके जाए तो लोग रोक के पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं या कौन है। ये अब आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ये भी समझ नहीं आ रही हमें कि वो कैसे आया और किस तरह बच्ची को लेके गया यहाँ से। तो बाकी ये है कि जुल्म हुआ है, गरीब आदमी है, तो इसको प्रॉपर इंसाफ दिलवाया जाए। बेटियां सबकी सांझी होती हैं जी। क्या होना चाहिए इस मुल्ज़िम के साथ जिसने सब किया? बच्ची के साथ जुल्म हुआ है तो वो जिसने किया उसके साथ ये होना चाहिए। मुल्ज़िम काफी शातिर है, इन लोगों के साथ मिलकर इनकी बच्ची ढूंढता भी रहा। आप लोगों को उस वक्त शक नहीं हुआ कि ये जो साथ फिर रहे हैं इसी में यही कोई हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो हमें कोई इल्म नहीं था। पहले तो ये फैली है कि तकरीबन 12 घंटे पहले बच्ची गवाह हो गई है। अच्छा, और पर्चा भी गवाह का हुआ है। अगवा का किया गया। जी जी। और वो मुल्ज़िम साथ मिलकर ढूंढता भी रहा है? जी, वो मुल्ज़िम साथ मिलकर ढूंढता भी रहा है और वो हमारे साथ था। अच्छा। वो करीबन मेरे साथ मुल्ज़िम करीबन 2 घंटे रहा है। आपको शक नहीं हुआ उस पे? जी, हमारे साथ DSP साहब भी थे, 2 SHO साहब थे। उस मुल्ज़िम ने 2 घंटे शक नहीं होने दिया आप लोगों को? उस मुल्ज़िम ने 2 घंटे किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। और उसकी बॉडी लैंग्वेज या कोई उसके चेहरे का तासर कुछ भी नहीं? वो मुल्ज़िम बहुत शातिर था जी। उसने कुछ शक शुका होने नहीं दिया। उसने कहा जी कल रात को मैं होटल पर रोटी लेने गया, मैंने 2 आदमी देखे। उसने उस होंडा मोटरसाइकिल थी, नंबर प्लेट नहीं आए थे, बीच वो बैठी थी ऐसे। उन्होंने ना हमको बहुत बातें बताई। हुकूमत को चाहिए कि ना इंसाफ हमें देना चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बेशक जिस मुल्ज़िम ने मासूम बच्ची को पहले कत्ल किया, उसके बाद उसको दरख्त से लटका दिया, माँ बाप को जब 24 घंटे के बाद डेड बॉडी मिलती है तो माँ बाप तड़प जाते हैं। ऐसे जानवर नुमा इंसान के लिए क्या कहेंगे आप? दुनिया में ना इंसानियत रह ही नहीं गई। उसकी लाश यानी कि उसको मार के शरकपुर चौक, बैनी चौक में लटकाया जाए, उसको इतना बदतरीन मारा जाए कि उसे आने वाली नस्लों को पता चल जाए, इबरत हो। हाँ जी, इबरत हासिल हो कि इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम उनसे गुजारिश यही करेंगे कि एक दफ़ा इसके साथ ऐसा सलूक हो जाए, एक ऐसा बंदा ऐसे उनको मार देना चाहिए, उस जलील को मार देना ऐसे चाहिए। फिर आने वाली नस्लें भी पुश्तें भी सोच जाएंगी उनकी, कि उनको पता चल जाएगा कि ऐसा काम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि हमारी भी वो बहन थी। हम ये कहते हैं कि वो हमारी भी बहन थी, छोटा खून था। ये नहीं है कि आगे जिनके साथ होना है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उनको भी पता चल जाए कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसे उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनके पुश्ते पता चल जाएं कि ऐसे का काम आगे नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। वज़ीर आला से भी मेरी यही गुजारिश है, और इसके अलावा मेरी अरबाब अख्तियार जो मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमने ज़ैनब के लिए जब आवाज़ बुलंद की तो तब सब इकट्ठे हो गए, सब ने एकजुट होकर काम किया और बिलाखिर ज़ैनब के कातिल को हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाया। लेकिन कब तक हम ज़ैनब के बाद एक और ज़ैनब, फिर एक और ज़ैनब, फिर एक और ज़ैनब, हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे और ऐसे दरिंदे मंडलाते रहेंगे?
एक दरिंदे को सज़ा हुई, कुछ अरसे के लिए सुकून आया, इस तरह के केसेस शायद सुनने में कमी भी आई या शायद रजिस्टर्ड कम हुए। उसके अलावा जब ये ज़ैनब वाला वाक़या पुराना हुआ तो इन केसेस ने फिर एक बार ज़ोर पकड़ लिया। मासूम बच्चियाँ माँ बाप पैदा करते हैं तो क्या वो हर वक्त यही डरते रहें कि अभी ये बच्ची है, इसके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ ना कर दे, अब ये बड़ी होगी तो इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है। पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक हर पल उस औरत, लड़की, बेटी, बच्ची की इज़्ज़त की हिफाजत का डर बाप और भाई को लगा रहता है। आखिर कब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा, कब थमेगा ये, कौन जिम्मेदारी लेगा, इस रियासत को अमन का गहवारा कौन बनाएगा, इसका जवाब चाहिए। आइए प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाती हूँ कि मुलज़िम ने क्यों किया, वो इसका जिम्मेदार किसे करार देता है, उसके पीछे किसकी एमा थी। एक बहुत ही नाजुक रिश्ता जुड़ने जा रहा था उसका इस घर के साथ, फिर भी उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, सच दिखाते हैं आपको। इसी में बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि एक नन्ही कली फिर मसल दी गई, कौन है जिम्मेदार, कौन बचाएगा इन हव्वा की बेटियों को? नीला, जिंदगी जीने को एक ख्वाब मिलता है, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। किसको समझे जालिम, किसको समझे मजलूम, यहाँ हर चेहरे पे नकाब मिलता है। अनिला, सबसे पहले तो मैं FIR के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जिस तरह ये जो शख्स मुलजिम है इस FIR के अंदर, जिसने मुबैना तौर पे इसका कत्ल किया, ज़्यादती की, इसने बड़ी शातिर तरीके से ये चीज़ जाहिर करने के, डिपिक्ट करने की कोशिश की कि मैं मजलूम हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। और हमारी प्रैक्टिस के अंदर इस तरह के 2 नंबर लोग, फ्रॉडियर लोग बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, जो खुद कत्ल करते हैं, खुद ज़्यादती करते हैं और फिर खुद ही मुद्दई बन के, मजलूम बन के पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जो आपने बात की कि इस तरह के मुकदमात या सानेहात हमारी सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें दर्द आने की बजाय ये बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो स्टेट की रिट है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस तरह के लोगों को सजा देने में, इनको लटकाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में आज से 160 साल पहले ज्यादती की सजा रख दी गई। 2019 के अंदर ज़ैनब बिल बनाया गया, 2021 के अंदर एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया। कवानीन हमारी सोसाइटी में हर तरह के मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मुल्क उन ममालिक में शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा कवानीन बनाए जाते हैं, सबसे कम इन पे अमल दरामद करवाया जाता है। इसी वजह से जो हमारे लॉ के अंदर जो लूप होल्स हैं, इसकी अमलदारी के अंदर जो कमी है, कोताही है, उसकी वजह से क्रिमिनल्स को ये इंप्रेशन मिलता है, ये इंपैक्ट मिलता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम चाहे किसी की बेटी की इज्जत को तार तार करें, किसी का कत्ल करें, किसी की गर्दन उतारें, किसी पे तेजाब फेंकें, जब अदालतों में केस जाएगा तो हमारी पुलिस इतने नुक्स छोड़ेगी, इतने लूप होल छोड़ेगी कि अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो मुल्जिम को जाएगा। लिहाजा जब तक हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये बेहतरी नहीं आ सकेगी। और दूसरी बात जो बड़ी जरूरी है, लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 700 अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं फरोग नसीम के थ्रू हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और उसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, इंटेरोगेशन का और चलान का सिस्टम बेहतर करने की बात की गई है। मैं ये समझता हूं कि इस तरह की जब अमेंडमेंट्स की जाती है, जब तक उसका इतलाक, जब तक उसकी इन्फोर्समेंट सोसाइटी में यकीनी नहीं बनाई जाएगी, तब तक बदकिस्मती से इस तरह के केस, इस तरह के सानेहात में कमी नहीं देखने को मिल सकती। अच्छा, ऐसे सानेहात में तब तक कमी नहीं हो सकती जब तक हम एक सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे। अगर इनफरादी तौर पर देखा जाए तो हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी क्या है इन वाकयात की रोकथाम के लिए? देखिए, हर इंसान अपनी हद तक तो कोशिश कर सकता है, लेकिन जब हम बतौर सिटीजन ऑफ स्टेट बात करते हैं, मुआहदा इमरानी साइन करते हैं, रियासत के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, फिर हम अपनी विश एंड विम, हम अपनी डिजायर, हम अपनी अथॉरिटी रियासत के हाथों में दे देते हैं, रियासत के सुपुर्द कर देते हैं कि हमारा किसास, हमारे हक का बदला, हमारी जजा सजा का फैसला रियासत करेगी। लिहाजा जो इसके बाप की तरफ से FIR का अंदराज करवाया गया है, ही हैज नॉक्ड द डोर ऑफ द पुलिस एंड द स्टेट, और स्टेट की ये जिम्मेदारी है, वो हमसे टैक्सेस लेते हैं। इस मुआहदा इमरानी के तहत आर्टिकल 9 की इन्फोर्समेंट करना, इज्जत, आबरू, माल जान का तहफ्फुज करना, ये रियासत की जिम्मेदारी, और रियासत ये चीजें। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज, आपने डिटेल से बताया कि रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। हकीकत क्या है, ऐसे वाकयात क्यों होते हैं, और स्पेशली
वाकई में कौन सी ऐसी बात थी कि नन्ही मासूम सी माफिया को मसल दिया गया? आइए मैं आपको क्रिमिनल जस्ट इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डीपीओ शेखुपुरा मौजूद हैं एहसन सैफुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया एहसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या फाइंडिंग्स है इस केस की? मुलजिम शातिर है, मुद्दईयों के साथ फिरता रहा, गवाह बनता रहा, आपने इसे कैसे ट्रेस किया, डिग आउट कैसे किया इस सारे केस को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, ये आपने मौका दिया इस केस के बारे में बताने के लिए। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, ये 29 जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ था कि हमारे पास मोहम्मद इकबाल साहब जो कि थाना शरकपुर की रहायशी हैं, वो थाने आए और उन्होंने बताया कि एक दिन पहले 11 बजे से मेरी बेटी वो गायब है। और हमारा एक करीबी रिश्तेदार है, उसने, जिसका नाम ये बताते थे गुलाम अली उर्फ मिट्ठू, उसने 3 बंदों को जो कि नामालूम अफराद थे उनको देखा कि उसने बच्ची को अगवा किया, अगवा करके मोटरसाइकिल पे उसको लेके रवाना हो गए। तो पुलिस ने फौरी तौर पे पर्चा दे दिया, ऑब्वियसली क्योंकि एक सेंसिटिव इशू था और इस पर हम फौरी कार्रवाई करते हैं। मौके पे जाके जब वो हालात वाक़यात को देख रहे थे तो एक किसी करीबी बंदे ने इनको बताया कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक बाग है और वहाँ पे किसी दरख्त के साथ कोई एक लाश लटकी हुई है। उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ से हमें लाश बरामद हुई थी वहाँ की हमने जियो फेंसिंग कराई। 24 घंटे के अंदर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जो गुलाम अली उर्फ मिट्ठू है उसको बड़े करीब से देखा और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। अल्टीमेटली वी गॉट टू द कंक्लूजन कि ये गुलाम अली उर्फ मिट्ठू ने ये हीनियस कार्रवाई की और ये अंधोनाक कत्ल उसी ने किया। ठीक, एहसन साहब ये भी बताइएगा कि ये कोई पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है, कोई इसके पीछे उनका पुराना दुश्मन है जो इसको मजबूर करके पैसे देकर इससे उस बच्ची का कत्ल करवाया? क्योंकि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित नहीं हुआ, जो ये कह रहा है कि मैं करने गया। अगर इसने इसको कत्ल कर लिया था तो नफ्सियाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये अटेम्प्ट तो कर सकता था ना रेप की। अगर इसने अटेम्प्ट भी नहीं की तो इसके पीछे मामला कुछ और तो नहीं है? कोई पुरानी दुश्मनी का शख्साना नहीं है, कोई इस किस्म का मामला नहीं है। ये प्योर एक आप कह लें कि अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से उसने इस बच्ची को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसने फिर अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश भी की और उसके बाद बच्ची का मर्डर भी किया। यहाँ तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल अटल हैं और ये प्रूव हो चुकी हैं। ऐसे में अमूमन ऐसे केसेस में होता है कि जहाँ रिश्तेदारी हो, बिरादरी एक हो या कोई जान पहचान हो, मुद्दई बैठ जाते हैं। क्या आपको नहीं समझता कि ऐसे मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए, हमारी मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए स्टेट को खुद मुद्दईयत लेनी चाहिए? जहाँ पर नज़र आता हो कि गांव के लोग हैं, इलिटरेट हैं या इन लोगों के पास वसाइल नहीं है केस को फाइट करने के लिए, तो ये लोग कल को बैठ सकते हैं और ये ऐसे मुल्ज़िम जो हैं ये बाहर दनाते फिरते हैं और फिर एक और कत्ल कर देते हैं। क्योंकि इसके लिए तो कत्ल करना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी रैकेट से मच्छर मारना। स्टेट ने हर जगह पे इनकी हेल्प की है, इनकी फैमिली की, इनके साथ हम खड़े रहे हैं। हम पहले भी इनका साथ दे रहे हैं, पहले दिन से, जब इवन हमें ये भी नहीं पता था कि उस बच्ची का अनफॉर्चुनेटली कत्ल हो गया और उसके बाद जब कत्ल हो गया, जब हमें बॉडी मिल गई, तब भी उसकी तदफीन तक, इवन उनकी तदफीन उस बच्ची की हमने खुद कराई। आपकी बात सही है, आई एग्री विद यू कि अक्सर औकात ऐसे केसेस में या और भी डिफरेंट केसेस में मुद्दई बैठ जाते हैं और वो किसी न किसी ज़माने के प्रेशर के अंडर या अपनी गरीबी की वजह से या किसी भी वजह से वो अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं या रिजाइल कर जाते हैं। तो हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि इस केस में ऐसा बिल्कुल भी ना हो और अभी तक वो जो फैमिली है वो हमारे साथ है और इंसाफ के सूर के लिए वो भी उतनी कोशिश कर रही है जितने हम कर। ठीक, बहुत शुक्रिया डीपीओ शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद थे, अभी तक के केस की तमाम तफसीलात हमें बता रहे थे। चलेंगे इस मुल्ज़िम की जानिब, क्योंकि हमें पुलिस फाइंडिंग्स में कुछ और मिला। मुद्दईयों की बात जब सुनी तो मैं हैरान रह गई कि ये ऐसा शातिर था कि ये मुद्दईयों के साथ गवाह बन के फिरता रहा। ये पुलिस के पास आया, वो जब बच्ची की एप्लीकेशन देने के लिए आए उसमें ये गवाह बना। इसने हर मुमकिन कोशिश की कि इस केस का या इस मामले का रुख बदला जा सके। क्या 16 साल की उम्र में इंसान इतना शातिर हो सकता है कि जिसने जुर्म किया हो और उसको छुपाने के लिए वो कानून के दरवाज़ों में भी आए, कानूनी वर्दी वालों को भी देखे और फिर भी उसका चेहरा अया ना हो सके? क्यों? क्या ये पहले से प्लानिंग करता रहा इस तरह के मामले की या इसके पीछे किसी बड़े पुष्ट पनाह का हाथ था? यही बताएगा। क्यों भाई? ये किसी का हाथ नहीं सीखा, तुम्हारे पीछे किसी का हाथ नहीं था।
तुम क्या पहले कातिल हो किराए के? नहीं जी, तो फिर एक कत्ल करने के बाद तुम्हें डर नहीं लगा? तुम थाने तक आए हो, डर लगा सी बस। ये कैसा डर था कि तुमने किसी को बताया नहीं, तुम वहां से आगे पीछे नहीं हुए, फरार नहीं हुए, थाने आए हो, तुम्हें ये वर्दियां देख के भी डर नहीं लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा? बस मैं आप ही फरीना चाहना था, मैं कोई गलती कर बैठा एडी वड्डी तो मैं आप ही फरीना चाहना था जरा मैनू मैं किधर नसना नहीं सीगा। वो बाद की बात है ना, उससे पहले तुम मुदइयों के साथ फिरते रहे ना। हाँ जी, सवेरे में चलो तुम मुझे शुरू से कहानी सुनाओ ना जरा, ताकि समझ आए, हमारे नाज़रीन को भी सुनने में आसानी हो। तुमने उस बच्ची को वहां से लिया, तुम बागों में चले गए, बागों में जाके तुमने उसे खाना खिलाया, उसके बाद जो मैं उधर जरा कर लगा था, गलत काम कर लगा था तो मेरे को मेरे हाथों ने छड़ाया तो मेरे को नसी है, बाकी उतो मेरे को भज पई सी। ते उस तो बाद मैं उन्होंने जो फड़िया पिछों जाके मैनू आदि मेरे नाल गलत काम ना कर, मैं जाए घर दसांगी, तो मेरे नाल मजाक करना मेरे नाल गलत काम करना पिया। तो तुम उसे क्या कहते रहे आगे से? मैं उन्होंने आख्या नहीं मैं तेन घर जाके छड्ड आना, मैं आंदी नहीं मैं तेन घर जाके दसना वे। जब तुमने उसे कहा कि उसने तुम्हें कहा कि मेरे साथ ये काम ना करो, तो तुमने उसे कैसे मनाने की कोशिश की? तुम उसे क्या कहते रहे? मैं यही कहता रहा मैं तेन घर छड्ड आना, तू घर तुमने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा या हमारी शादी हो जानी है? जी हो जानी सी। क्या मनाते रहे उसको, वो कैसे मानती? बस उन्होंने यही मैं आख्या सी मैं तेन घर छड्ड आना ते घर जाना दस्यो, आंदी नहीं मैं घर जाके दसना। बस उस टाइम मैंने कोई समझ नहीं आई, मैं उन्होंने मार चलिया, कपड़ा उनके गल दा मैं वलेटिया वे ते उन्होंने मार दिता वे, मैनूं समझ नहीं आई मैं उन्होंने मारना। कैसे मारा तुमने उसे? उहदे गले उते कपड़ा पा के। कपड़ा कहाँ से लिया? कपड़ा उनका दुपट्टा ही से। तुमने उसका गला दबा दिया? जी, उनका गला दबा दिया। बस दिमाग के समझ नहीं आई है कि कल मेरे नाल कोई गलत काम होना। फिर उसके बाद? उस तो बाद मैं चौके दरख्त उत्ते राजता सी। तुमने दरख्त से उसको टांग दिया? नहीं, विच रख दिता सी, टांगा नहीं सी। दरख्त के वो टहनियों के दरमियान में उसको फंसा दी, उसकी डेड बॉडी, ताकि कोई देखे ना? नहीं देखे, लंघन वेले बाद मेन सड़क ते फिर किसी ध्यान पा जाए, चलो ला जाएगा, कोई नजर पै जाएगी थले, ऐसा नहीं रखा कोई जानवर कुत्ता बिल्ला ना खाए, ऐसा चौके उत्ते राजता सी। अच्छा, फिर उस तो बाद मैं चला गया। कहाँ गए? मैं अपनी दुकान पर आ गया। वहाँ जाके किसी को कुछ बताया? नहीं बताया। फिर क्या हुआ? उसके घर वाले से ढूंढते रहे, तो तुम कैसे साथ मिले उनके? मेरे उनके घर वाले आए से थे बाजार च, आंदे दरखास्त लिखवानी है, दरखास्त के नाल फिर मैं भी नाल हो गया से। मैं क्या ये रिश्तेदार है? हाँ, हाँ जी। उनको ये नहीं बताया कि आपका मुलजिम मैं ही हूँ? हाँ जी। फिर वो गवाह फिर मैं बन गया साथ। किस चीज़ के गवाह बने थे? यही शायद आदमी से तीन ते नाल 125 ते मोटरसाइकिल दे नाल लड़की से। ये तुमने प्लानिंग की? ये स्टोरी तुमने सुनाई उनको? हाँ जी। तुमने क्या सुनाया? उन्होंने पूछा कि हमारी बेटी देखी है कहीं पे? हाँ जी। पूछा तुम्हें उन्होंने? हाँ जी। तुम्हें शहर आके क्यों पूछा उन्होंने? उन्होंने इतने जो आए सा लिखाने दरखास्त लिखाने आए से, उदों मैं अपने को दसिया से क्या तीन आदमी से एक मोटरसाइकिल दे 125 से ना लड़की से, बस यही उन्होंने दरखास्त लगाई से और कोई लगाई से। तुम गवाह बन गए इसके? जी। अपने भाई का घर बसने से पहले उजाड़ दिया, अपने माँ बाप को दुनिया के सामने रुसवा कर दिया, किसी के घर से उनकी मासूम बच्ची छीन ली। आज तेरे भाई को रिश्ता देंगे वो? कातिल के भाई को कौन देगा? माँ बाप तेरे की शक्ल दिखाने के काबिल हैं? नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसे सिर्फ अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश पूरी करने की खातिर एक 8 साल की बच्ची के साथ अपने दिल ही दिल में शादी का ख्वाब रचाया, फिर उसको उस गलत नज़र से न जाने कितने अरसे से देख रहा था। जब इसकी वो नफसानी ख्वाहिश इसके सर पर चढ़कर बोलने लगी, जोर पकड़ने लगी, तो इस शख्स ने उस लड़की को उसके घर के बाहर से खेलती हुई वर्गलाया, उसे बागों में ले गया जहाँ कोई ना हो। वहाँ ले जाकर उसके साथ जब इसने जना बिल जबर करने की कोशिश की तो उस बच्ची ने शोर मचाया। इसकी अपनी जो शैतानियत थी वो तो पूरी ना हो सकी, लेकिन उसने उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं किया, उसकी डेड बॉडी को दरख्त के साथ टांग दिया। दरख्त से टांगने के बाद ये शख्स मुतमईन
अपने काम धंधे में मसरूफ हो गया। उसके अहले खाना जब उस मासूम को ढूंढते हुए पहुंचे तो इसने कहा, मन घड़त कहानी सुनाई कि मैंने किसी मोटरसाइकिल पर 3 अपराध को उस बच्ची के साथ जाते हुए देखा है। ये थाना आया, एप्लीकेशन दी और उसमें गवाह बना। उसके बाद मिलकर उस बच्ची के वर्सा के साथ, उसके वालिदैन के साथ ये ढूंढता रहा। बिलाखिर जुर्म कब तक छुपता है? कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिर वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। लेकिन अफसोस दर अफसोस हम बार बार ऐसे वाक़यात अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नाज़रीन को दिखाते हैं ताकि वो लोग जो अनपढ़ हैं, जो अपने हुकूक के लिए दब जाते हैं, पिस जाते हैं, वो लोग समझ सकें कि कानून क्या है। लेकिन फिर लोग अपनी बिरादरी के प्रेशर में माफ़ कर देते हैं, अपने ही कातिलों को, अपने प्यारों के कातिलों को मुदई बैठ जाते हैं, ले दे के सौदा हो जाता है और ऐसे लोग फिर बार अंदर आते हैं और पता चलता है एक कत्ल फिर हो गया। खुदारा आप लोग अगर मुद्दइयत लेते हैं तो अपने केस के लिए, इंसाफ के लिए लड़ें, अपने मुल्क के अमन के लिए लड़ें, क्योंकि आपका अपना तो चला गया, अब किसी और की अपने को उससे बिछड़ने से बचाना है। उसके बाद हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें और हमारी स्टेट उसको अपनी ज़िम्मेदारी यकीनन पूरी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को एविडेंस की बुनियाद पर जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए ताकि हम लोग बार बार किसी माँ को रोता ना देखें, किसी बाप को तड़पता ना देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।